अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दरपर्दा में। आज आपको दिखाएंगे पहलगाम वाक़ये पर पाकिस्तान ने तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। अमरीकी नायब सदर का बयान भारत के लिए वार्निंग। टेलीग्राम पर लीक होने वाली खुफिया दस्तावेजात रॉ का चेहरा बेनकाब। और भारतीय खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह ने पहलगाम वाक़ये की जिम्मेदारी मोदी सरकार पर डाल दी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़ये पर अक़वाम मुत्तहिदा या फिर चंद गैर जानिबदार ममालिक के जरिए बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश करके अपने मौक़िफ़ में शफ़ाफ़ियत ज़ाहिर की। पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जिसके हाथ साफ हों वही तहकीकात की दावत देता है। उनके बकौल भारत की तहकीकात कबूल ना करने की वजह उसका अपना खौफ और बेयकीनी है कि कहीं असल हक़ाइक़ दुनिया के सामने ना आ जाएं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा का तहकीकाती कमीशन बनाने या अमरीका, रूस, चीन जैसे बासर ममालिक की निगरानी में तहकीकात की दावत दी है, जिससे पाकिस्तान की अमन पसंदी और शफाफियत का इजहार होता है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने एक बैनुल-अक़वामी इंटरव्यू में सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। उनका बयान पाकिस्तान की दिफाई तैयारी और कौमी खुद मुख्तारी पर मुकम्मल यकीन की अक्कासी करता है। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर ने भारत को एक तरह से खबरदार किया कि वो किसी भी ऐसे मिस एडवेंचर से बाज रहे जिससे इलाकाई तनाज़ा पैदा होने का खदशा हो। और इस सूरत हाल में एक और हसास मामला सिंध तास मुआहदा है, जिस पर पाकिस्तान ने भारत को बाज़ाब्ता नोटिस देने का फैसला किया। मुआहदे की मुमकिना मौतरी से खित्ते में पानी के बहरान के खदशात मजीद बढ़ सकते हैं। इस ज़िमन में पाकिस्तान की कोशिश है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की आबी जारहियत को उजागर किया जाए। कश्मीर के मसले पर भी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दिया, जिसमें दो कश्मीरी खवातीन ने भारतीय सहाफ़ी को यह कहकर जवाब दिया कि हम कश्मीरी हैं, भारत के नहीं हैं। और इससे जाहिर होता है कि कश्मीरी अवाम अब भी अपनी अलहदा शनाख्त पर कायम है और भारत की एकतरफा रियासती पॉलिसीज़ को कबूल करने पर हरगिज़ आमादा नहीं। और नाज़रीन, भारतीय एजेंसी रॉ उसके साबिक सरबराह एएस दुलत ने पहलगाम हमले की जो जिम्मेदारी है वो मोदी सरकार पर डाल दी है। साबिक सरबराह ने कहा कि कश्मीर की सिक्योरिटी नई दिल्ली के हाथ में है, जिम्मेदारी भी उसकी बनती है। पहलगाम वाकया इसलिए हुआ कि वहां सिक्योरिटी थी ही नहीं। और टेलीग्राम पर लीक होने वाली खुफिया दस्तावेजात ने पहलगाम में होने वाले हालिया हमले के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की साजिश को बेनकाब कर दिया। इन दस्तावेजात के मुताबिक ये हमला दरअसल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसका मकसद पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना और कश्मीरी हुर्रियत तहरीक को दहशतगर्दी से जोड़ना था। इन दस्तावेजात के सामने आने के बाद भारतीय सेना के अहम अफसरान को हटाया और तब्दीलियां भी सामने आ रही हैं। तो सवाल ये बनता है कि अगर ये दस्तावेजात मशकूक हैं तो भारतीय अफसरान को आखिर क्यों हटाया जा रहा है? और भारत इतना ही सच्चा है तो पाकिस्तान की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश पर अभी तक भारत जवाब क्यों नहीं देता? नाज़रीन, मेरे साथ मुनीर अकरम साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सरदार मसूद खान साहब, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर, दोनों मेहमान मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सरदार साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं मुनीर साहब से शुरू करना चाहूँगी। मुनीर साहब, अमरीका की तरफ से पाकिस्तान पर कभी कभार दहशत गर्दों की पनाहगाह का ये जो तासुर दिया गया है, आखिर इसकी क्या वजह समझ आती है? क्योंकि भारत ने सबूत पेश नहीं किए। हम तो शफाफ तहकीकात की पेशकश भी कर रहे हैं और जिसके हाथ साफ होते हैं यकीनी तौर पर वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो कहता है कि आप शफाफ तहकीकात करवा लें, और भारत जो है वो तहकीकात से मुंह मोड़ रहा है। ये भारत ने बहुत अरसे से उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान पे ये दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया जाए। हम्म। और क्योंकि उनके ये बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, अब वो काफ़ी गहरे हो गए हैं। उनकी पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। उस वजह से वो जो कुछ भी इनकी जॉइंट स्टेटमेंट्स होती हैं, कम्युनिकेस होती है, उनमें काफ़ी वो बिल्कुल ज़िद करते हैं कि उस ये कम्युनिकेस में ये कुछ मेंशन किया जाए पाकिस्तान की सपोर्ट दहशतगर्दी की। और जो जेईएम है, लीथी वहाँ हम्म। वहाँ हैं, इस तरह की वो काफ़ी अरसे से ये ये करते रहे हैं और हम्म। अभी भी वो कर रहे हैं। हम्म। तो पर ये जो इस वाकया जो हुआ है उस पे हम्म। हमने जैसे पहले भी उनसे कहा कोई सबूत आप पेश करें हम्म। या हम्म। इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करें, तो वो नहीं मानने के लिए तैयार हैं। हम्म। और मेरे सामने तो नज़र ऐसे आता है कि इन्होंने ये खुद करवाया है, फॉल्स फ्लैग फॉल्स ऑपरेशन। फ्लैग ऑपरेशन। हम्म। ठीक है। तो सर, दुनिया को नज़र नहीं आता अब अमेरिका या जितने भी बड़े ममालिक हैं, ठीक है, अपने अपने इनके मफादात भी होते हैं,
सफारती ताल्लुकात भी होते हैं, लेकिन दहशत गर्दी को जिस तरह इंडिया प्रमोट कर रहा है, वो चीज़ तो पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि इनके जो एजेंट्स हैं बहुत से ममालिक में अब ये बाकायदा एक्सपोज हो चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक में, कनाडा, अमेरिका, फिर आपको मिस्र वाला वाक़या भी याद होगा। तो ये अब बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, फिर भी जी इन पर इतना हल्का हाथ क्यों रखा जाता है? कोई स्टेटमेंट इनके बारे में खुलकर नहीं दी जा रही होती भारत के बारे में? जी देखें, ये जैसे मैंने कहा उनके ये दो तरफा जो बायलैटरल ताल्लुकात अच्छे हैं, और इस वजह सॉरी, मैं से कतर कहना चाहती, मैंने गलती से मिस्र कह दिया शायद, कतर। जी 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 जी। जी, तो उनकी हाँ। ताल्लुकात की वजह से वो अमेरिका उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता है, कोई दबाता नहीं है। आपने देखा होगा कि वो असैसिनेशन अटेम्प्ट यहाँ पे हुआ है। ठीक। हिंदुस्तान ने जो यहाँ वो सिख एक्टिविस्ट को मरवाने की कोशिश की है, तो वो भी एक मसला खड़ा हो गया था प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। पर अमेरिका का बर्ताव ज़रा मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रा नज़र रखें कि पिछला 2019 में अमेरिका का बर्ताव बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ था। पूरा भरपूर उनको सपोर्ट किया था उन्होंने 2019 में। इस वक्त उन्होंने अब थोड़ी सी इम्पार्शियल पोजीशन लेने की कोशिश की है। उन्होंने ये एक जनरली कहा कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को जो ये वाक़या हुआ है, पर उन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे नहीं लगाया है। और ना उन्होंने जो हिंदुस्तान की जो एक्शंस उन्होंने लिए हैं, जो धमकियां दे रही हैं, उसको भी इंडोर्स नहीं किया है। तो ये एक फ़र्क है, और ये फ़र्क है क्योंकि हिंदुस्तान को हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया हुआ है कि वो किस तरह की वो हरकतें करते हैं। तो इसलिए ठीक। बावजूद उनकी ताल्लुकात के, उनको इंडोर्स इंडियन पोजीशन इंडोर्स नहीं किया है इस वक्त। ठीक है जी। अच्छा सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने मुनीर अकरम साहब को भी सुना, तो सर आप भी यूएस में रह चुके हैं और आप भी वहाँ के मिजाज को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि अब मैं बार बार ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ कि इंडिया ने बहुत बार इस तरह की कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की, बड़ी बार पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की कोशिश की, पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली ख़राब करने की कोशिश की। तो अब हम भी चाहते हैं, एटलीस्ट मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ज़रूर चाहती हूँ और आप लोग भी चाहते होंगे कि अब आलमी बिरादरी इस चीज़ का नोटिस ले। वो पीछे नहीं हट सकते कहकर कि आपका अंदरूनी मामला है, उनको बाकायदा इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अब कब तक चलेगा? इस सिलसिले को रुक जाना चाहिए। पहलगाम के वाक़े के बाद 3 सतहों पर हिंदुस्तान को मायूसी हुई है और उसके बयानिए को मुस्तरद किया गया है। एक जो है वो ख़ुद अमेरिका जो हिंदुस्तान का हलीफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसने हिंदुस्तान के बयानिए को कबूल नहीं किया। सदर ट्रंप, सदर JD वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बड़े मुतवाज़न बयानात दिए हैं और दोनों मुल्कों को सलाह दी है कि सूरत हाल को बिगड़ने से बचाएं और ये जंग की शक्ल नहीं इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी सतह जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है, उसने इस मरतबा हिंदुस्तान के बयानिए की हिमायत नहीं की, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि कोई सबूत दिखाए कि जो भी तज़िये आ रहे हैं, जो आलमी जराइद हैं या उसके अलावा जो टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं, उनमें जब तजिया किया जा रहा है तो बार बार पूछा जा रहा है कि आपके पास शवाहिद क्या हैं, जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं उसके क्या शवाहिद है। और तीसरे जो है, मैंने देखा कि हिंदुस्तान की जो लोग हैं वो भी मुतमईन नहीं हैं। वो हिंदुस्तान को बार बार याद दिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को, कि आपका ये सिक्योरिटी फेलियर है। और फिर हमारे लिए अचंभे की बात नहीं है, इसलिए कि वो ये करते हैं आमतौर पर कि उनकी एक प्ले बुक है, उसे वो निकालते हैं, उसके हर सफ़े पे जिस तरीके से उन्होंने पहले कोई चीज़ें तरतीब दी हुई होती हैं उन्हें अनफोल्ड करना शुरू कर देते हैं। इस मरतबा उन्होंने जो ही पहलगाम का वाक़या हुआ, मिनट्स में उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जबकि हिंदुस्तान सरज़मीन पाकिस्तान पर दहशत गर्दी में मुलव्वस है। वो उसकी न सिर्फ सरपरस्ती करता है, उसकी सरमायाकारी करता है और उसका एक नेटवर्क यहाँ मौजूद है। तो यहाँ जो है ज़ालिम मज़लूम को डांट रहा है और उसके बाद जो है मुजरिम जो है मासूम से सवाल पूछ रहा है। यानी मुझे किसी ने कहा था, JD वैंस की जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसने कहा था कि पाकिस्तान भी मदद करे दहशत गर्दों को तलाश करने में। तो अगर हम सरज़मीन पाकिस्तान पे दहशत गर्द तलाश करने लगे तो हिंदुस्तानी दहशत गर्द और
उनके को नुमाइंदे यहाँ मिलेंगे। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है, लिहाजा वो हिंदुस्तान का जवाब देना चाहता है। अभी जो है जो सूरत हाल है इसमें एक तो ये तज्जिया है, दूसरा तज्जिया ये है कि हिंदुस्तान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत कर रहा है। अगर पूरे मुल्क को जंग की भट्टी में झोंकना चाहता है, पूरे खित्ते को जंग की भट्टी में झोंकना चाहता है, तो इसके नुकसानात सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान को नहीं होंगे, पूरी दुनिया को होंगे। लोगों को पता है कि दोनों ममालिक की जौहरी इस्तेदाद है, और जब जंग शुरू होती है तो उसके बारे में कोई यकीनी पेशगोई नहीं की जा सकती कि वो किस सतह पे ख़त्म होगी। इसमें एस्केलेशन का जो है बहुत बड़ा ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो पूरे की पूरी दुनिया को न्यूक्लियर विंटर का तोहफ़ा देना चाहते हैं तो इस किस्म का कोई कदम उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान ने भी मुसम्मम इरादा किया है कि हम हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं क्विड प्रो क्वो प्लस, कि अगर उन्होंने हमें स्ट्राइक किया बहरी बर्री या फ़ज़ाई हदूद में या किसी और जो खुफिया तरीके से, तो हम उनका गैर मुतनासिब डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है जी। अच्छा मुनीर साहब, जो सिंध तास मुआहदा है, इस पर आप इसको कैसे देख रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे के हवाले से किस लेवल तक हम जाके आवाज़ उठा सकते हैं? अगर मैं बैनुल अक़वामी फ़ोरम की बात करूँ, हम कहाँ तक जा सकते हैं? और ये बड़ी सिंपल सी बात है, एक मुआहदा है, कॉन्ट्रैक्ट, उसको ब्रीच कैसे किया जा सकता है? हिंदुस्तान की जानिब से ये स्टूपिड सी बात नहीं लगती? कम अक्ली का इन्होंने मुजाहरा नहीं किया? जी, मेरे ख्याल में हमने काफ़ी अच्छी तरह से इसको एक्सपोज किया है। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने और ISPR ने, वो काफ़ी तफसील से पूरा हमारा हमारी जो केस है और जो हमारे इल्ज़ामात हैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, वो तफसील से काफ़ी पेश किया। मेरे मेरे करीब ये है कि इसी केस को हमने पूरी दुनिया में बताना है, और इसी तरह से हमने मेजर कैपिटल में जाकर हमने तफसील से एक्सप्लेन करना है इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, हिंदुस्तान का क्या रोल है, और किस तरह से हिंदुस्तान की जो पिछली हरकतें हैं और जो उनकी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो किस तरह से बढ़ाई जा रही हैं। तो दहशतगर्दी हमारे ख़िलाफ़ जो हो रही है, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर जो कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमने बहुत तफसील से सब कैपिटल्स में जाके ब्रीफिंग देनी है, जैसे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर DGI। फिर हमने सलामती काउंसिल में भी हम इसको रेज कर सकते हैं, स्टेट्स के साथ पूरी दुनिया में हम बता सकते हैं। तो इससे हमारा केस जो है वो मजबूत हो जाएगा, और हिंदुस्तान की जो ये इरादा है कि हमारे खिलाफ को एक्शन ले, मेरे ख्याल में उससे भी उसको रुकावट काफ़ी आएगी। ठीक है सरदार साहब, कश्मीर के मसले को हमने हमेशा बड़ा हाईलाइट किया, लेकिन इससे बढ़कर अब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सबको पता है, लेकिन भारत किस तरह काबिज़ है कश्मीर पर? आपको लगता है कि अभी हमें सफारती सतह पर, आलमी सतह पर इससे बढ़कर कश्मीर का मुकदमा लड़ने की ज़रूरत है? देखिए, दो नुकात। पहला नुकता ये है कि जो हिंदुस्तान ने आबी जहरियत का मुजाहरा किया है, सिंध तास मुआहदे को मनसूख नहीं मुअत्तल करने का इरादा किया है, जी जी। तो वो जो सिंध तास मुआहदा है उसके आर्टिकल 12 की वाज़े खिलाफ वर्जी है। और दूसरे जो है जो लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है, जो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़, उसकी जो शिकें हैं 60 से लेकर 64 तक उसके खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि जो सिंध तास मुआहदा है वो यकतरफा तौर पर मनसूख नहीं किया जा सकता। इसमें जो है जो वर्ल्ड बैंक है वो सालसी का किरदार अदा कर सकता है, और दूसरे भी जो है ममालिक से हम कहेंगे। हिंदुस्तान ने जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत का दायरा वसी कर दिया है। उसने IMF को भी अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नाकाबंदी की जाए या उसको जो मदद मिल रही है उसको बंद किया जाए। अब दूसरा आपने मसला कश्मीर के बारे में कहा। मसला कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। 1947 से अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं। उसके बाद जो है कश्मीर के लोग जब भी उठे हैं, अहले पाकिस्तान ने, अहले आज़ाद जम्मू कश्मीर ने उनका साथ दिया है और अपनी जानों का नजराना दिया है।
सिफारती महाज पे हम लोग हमेशा डटे रहे हैं और हिंदुस्तान आज तक हैरान और परेशान है कि उनकी इतनी ताकत, उनके इतने ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और दुनिया के ऐवानों में कश्मीर की गूंज सुनाई देती है। अब ये है, आप कह रही हैं कि इससे आगे क्या किया जाए, तो कश्मीर बदकिस्मती से जो बैनुल-अक़वामी सियासत है उसके गोरख धंधे में उलझ गया है, जो ख़ास तौर से सन 1950 की दिहाई में अमेरिका ने ही हमारी मदद की थी कि हमने 12 करारदादें कश्मीर के ऊपर पास करवाई थी। लेकिन जब से अमेरिका का और हिंदुस्तान का स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप बना है, उस वक्त से जो है जो इसकी रफ्तार, कश्मीर के मसले के हल की रफ्तार और हिंदुस्तान की मध्यम हो गई है और हिंदुस्तान की रऊनत बढ़ गई है। रऊनत का मैं अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन करूँगा ह्यूब्रिस, जिसकी वजह से वो मसला कश्मीर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ जो है, जो आपके सवाल का वाज़ेह जवाब ये है कि हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और हमें पूरी अपनी मजमूई इस्तेदाद के साथ इस चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए। ये जो अहले जम्मू कश्मीर, जो 2 करोड़ अहले जम्मू कश्मीर हैं, उनसे वादा है अहले पाकिस्तान का कि उनको उनका हक़ खुदरादियत मिलेगा। हमें अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है जी। मुनीर अकरम साहब, सरदार मसूद खान साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे गुरपतवंत सिंह साहब। बहुत शुक्रिया जी। पन्नू साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सत श्री अकाल जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी ये जो मामला हुआ, जो भी कुछ होता है, बड़ी जल्दी पाकिस्तान पर बुछाड़ कर दी जाती है इल्ज़ामात की, और इंडियन मीडिया बड़ा चिल्ला कर पाकिस्तान पर इल्जामात की बुछाड़ शुरू कर देता है। सर, ये वाकया होता है, विद इन 10 मिनट जाके FIR कटवाई जाती है, बगैर किसी शवाहिद के, सबूतों के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पे तो ये तनकीद करते हैं, पाकिस्तान के वजूद को 1947 से लेके अब तक ये डाइजेस्ट नहीं कर सके, हजम नहीं कर सके। लेकिन सर, वहाँ पे सिख बिरादरी, वो भी खालिस्तान की जंग लड़ रही है, क्रिश्चियंस वहाँ पर खुद को महफूज या सेफ तस्वुर नहीं करते हैं, वहाँ पे जो मुसलमान है उनके साथ जो किया जाता है वो आप सबके सामने है। किसी को अपनी इबादत गाहों में खुलेआम जाने की इजाजत नहीं है, कोई अपनी इबादत सही तरीके से नहीं कर सकता है। अभी हाल ही में जो आपकी एक सिख गुलकार है, सिंगर है, उनके 5 साल पुराने गाने को सर वहां पे पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वो बाबा गुरु नानक साहब से अपनी मोहब्बत का, अकीदत का इजहार कर रही थी, और ननकाना साहब जो कि पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उस गाने पे पाबंदी लगा दी गई है। इतनी कन्फ्यूजन का शिकार, इतनी बौखलाहट का शिकार क्यों है ये बीजेपी की सरकार? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੈ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ 1948 हैदराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ, 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, 1990 ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ 1.5-2 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, that is going to be an existential threat to the Pakistan। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲਾਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ is going to grow economically and politically, and the fight will be between ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ, ਉਸਦੇ 9 ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ देंगे। यानी मैं अगर कहूं कि हमारे बाउजदाद ने एक 2 कौमी नजरिया, 2 नेशन थीरी पेश की थी, जिसकी बुनियाद पर 1947 में पाकिस्तान बना था, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो अब हम देखते हैं कि वहां पर एक नया 1947 हम एक्सपेक्ट करें कि होने जा रहा है। आपका हौसला देखकर, आपका अज़म देखकर मुझे ये कहना पड़ा। देखो, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ
1.5 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਊਟ ਆਫ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਸ ਗਲੋਬਲੀ। ਸਾਡੇ 10 to 12 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਤੋਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ nobody is inconvincible। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ USSR ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ 9 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਲੇਗਾ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੋਹਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਛੁਰੀ ਚਲਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ, this is a politics, this is a ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਾ ਭਾਰਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੋਲਡਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਗਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 5ਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ? ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ BJP ਵਾਲੇ, ਨਰਿੰਦਰ मोदी ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, अपने लिए खतरा महसूस करन रहे ने, इसीलिए वहां पर आप लोगों को टारगेट, इसीलिए आपके सिख रहनुमाओं को टारगेट करने की साजिशें की जाती हैं, उनको टारगेट करने की कोशिशें की जाती हैं दुनिया भर में जी। क्योंकि ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। We were able to campaign and educate, and we are able to expose India's narrative, which has been done by the successive governments by BJP or the Congress before that. बहुत शुक्रिया आपका पन्नू साहब वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले एक किताब जो मैं तमाम हिंदुस्तानियों को रेकमेंड करना चाहूँगी, खुशवंत सिंह साहब की ये किताब है। अगर मैं मास्टरपीस कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसका टाइटल, वो कहते हैं ना कि नाम ही काफ़ी है, तो नाम ही काफ़ी है जी। नाम है इसका द एंड ऑफ इंडिया, कि किस तरह भारत
हिंदुस्तान टुकड़े टुकड़े होगा और किस तरह ये अपने खात्मे का खुद जिम्मेदार बनेगा। ये सो कॉल्ड इंडिया, भारतीय सेकुलर इंडिया है, सो कॉल्ड सेक्युलर, जो कि बाकी सेक्युलर की डेफिनेशन को भी नहीं समझता। सेकुलरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है जाके जरा दोबारा पढ़ें। वहां पे कोई माइनॉरिटी सेफ नहीं है, खा वो मुसलमान हो, खा वो क्रिश्चियंस हो, खा वो सिख हो, वो अपने राइट्स के लिए, जो उनके बेसिक राइट्स हैं, हुकूक हैं, बुनियादी हुकूक हैं, उनके लिए बाकायदा स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। वो हुकूक जो देना रियासत की जिम्मेदारी होती है, भारत की रियासत उनको वो हुकूक नहीं दे पा रही। इबादत गाहों में वो जा नहीं पाते, अपनी जो मजहबी रस्मात है उनको वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। वहां पर जब भी ईद उल अजहा आती है, बड़ी ईद आती है, तो जब गाय को कुर्बान किया जाता है तो वहां पे किस तरह ये जो वहां पे जो बहुत ज्यादा इस तरह की सोच रखने वाले हिंदू हैं, इंतहा पसंद हिंदू, मैं तमाम हिंदुओं से मुखातिब नहीं हूं, उन लोगों से जो कि इंतहा पसंद सोच रखते हैं, बीजेपी के सपोर्टर कह सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सोच क्या है वो आपके सामने है। उसके सपोर्टर की सोच जाहिर बात है उस जैसी होगी तो ही उसका वोटर होगा। वहां पर किस तरह चाकू छुरियां लेकर मुसलमानों पर ये चढ़ दौड़ते हैं, उनको मारने के लिए चढ़ दौड़ते हैं और जबरदस्ती उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। इस किताब को सब लोगों को पढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड करती हूं ये किताब नरेंद्र मोदी को भी पढ़नी चाहिए, इसकी कॉपी अमित शाह को भी भेजनी चाहिए। इस किताब की कॉपी जिसका नाम है द एंड ऑफ इंडिया, जो कि हकीकत है, जो कि मुस्तकबिल है इंडिया का, इनको याद रखना चाहिए पल पल कि इनका मुस्तकबिल ये है। इसकी एक किताब की कॉपी जो है अमित शाह को भेजनी चाहिए, अजीत डोवल को भेजनी चाहिए और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह को भेजनी चाहिए, अर्नब गोस्वामी जो नफ्सियाती सा एंकर इनका स्टूडियो में बैठा होता है उसको इसकी कॉपी भेजनी चाहिए, मेजर गौरव आर्या को भी पढ़ना चाहिए दी एंड ऑफ इंडिया। अपने तर्जुमे में जरा इसको भी पढ़ के शामिल कर लें ताकि तुम लोग को तुम लोग की औकात याद रहे। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला, ये तुम लोगों की हकीकत है, दी एंड ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ मैं जरा ये भी कहना चाहूंगी कि वहां पे बड़े जो थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं, वहां पे ऐसे आर्टिस्ट जो कि बहुत काम करते हैं, इंसानी हकूक के लिए काम करते हैं और लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ऐसे ऐसे लिरिक्स लिखते हैं वहाँ पे जावेद अख्तर साहब। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि जावेद अख्तर साहब आपके लिरिक्स मैंने भी बड़े पढ़े हैं, आपके जो बहुत से गाने हैं उनको हमने भी सुना, क्योंकि हम हसद नहीं करते, हम हसद नहीं करते कि क्योंकि टैलेंट अगर सरहद से पार बैठा है तो हम हसद करें। टैलेंट की सर कोई सरहद नहीं होती। तो जावेद अख्तर साहब आप जरा लिखे ना, नरेंद्र मोदी साहब जो जुल्म कर रहे हैं, जुल्म की दास्तानें रकम करें, क्यों नहीं लिखते आप लिरिक्स? और मैंने तो ये पढ़ा था, हम लोगों ने जो खबर सामने आई थी और आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी साहिबा जो हैं वो अपनी मनपसंद जगह पे घर नहीं खरीद सकते। क्यों जी? क्योंकि जावेद अख्तर साहब और शबाना आजमी साहिबा मुसलमान हैं। आप लोग अपनी मनपसंद जगह पे घर तक नहीं खरीद सकते थे, फिर घर खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ा, जरा बताना पसंद करेंगे? और आमिर खान साहब, मैंने आपकी बहुत सी पिक्चर्स देखी हैं, आपकी बहुत सी मूवीज देखी हैं, आप चुनकर टॉपिक लेकर आते हैं। आपने फिल्म बनाई थी तारे ज़मीन पर, जिसने आपने बताया था कि वो बच्चे जो निगलेक्ट हो रहे होते हैं, जो बच्चे डिफरेंट होते हैं, उनको किस तरह ट्रीट करना चाहिए, उनके वालिदैन को, और आपने टाइटल भी बड़ा अच्छा लिखा था उस पिक्चर का, ये तारे ज़मीन पर। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो बच्चे जो दलित हैं, जो शूदर हैं वहाँ पे, जिनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाता है, कि जहाँ से वो गुजर जाते हैं उस जगह को भी, पता नहीं क्या नफ्सियात है हिंदुस्तान में, कि उस जगह को भी साफ किया जाता है कि खुदा ना खास्ते जो बच्चा है ये इंसान का बच्चा नहीं है, अगर वहाँ से गुजर गया तो उस जगह को आप लोग साफ करते हैं कि उस जगह से हमने गुजरना है। जो उतली जात ऊंची जात पात के लोग गुजरेंगे, जहाँ से निचली जात पात का शूदर गुजर गया या वहाँ से दलित का बच्चा गुजर गया, तो आप उस जगह को साफ करते हैं। कब बना रहे हैं आप फिल्म ऐसे बच्चों पर, उनके राइट्स पर, उनके बुनियादी हुकूक पर, कि कितनी उनकी नफ्सियात मुतासिर होगी? और मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब एक और 1947 होगा, एक और 1947 होगा, हिंदुस्तान का सीना चीर कर खालिस्तान भी बनेगा। जैसा कि अब मेरे साथ मेहमान मौजूद है पन्नू साहब, वो कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि ये तहरीक जोर पकड़ेगी और हिंदुस्तान का सीना चीर कर ये खालिस्तान बनाएंगे। और वो वक्त भी दूर नहीं, आप याद रखिएगा, जब आपकी अपनी जो निचली जात पात है, जिसको आप शूदर कहते हैं, जिसको आप दलित कहते हैं, जो आपका जात पात का कॉन्सेप्ट है, ऊंची जात निचली जात, जब वो लोग आपके खिलाफ बगावत करेंगे, क्योंकि जिसको जितना दबाया जाता है वो उतना उभर कर सामने आता है। और आईक्यू लेवल की तुम लोग बात करते हो, आईक्यू लेवल था हमारे बाउजदाद का, जिन्होंने उस टाइम पर प्रिडिक्ट कर लिया था कि 2 नेशन थ्योरी, 2 कौमी नजरिया, उनको पता था कि तुम लोग आगे जाके क्या करोगे, तभी तुम लोगों का सीना चीरकर पाकिस्तान को वजूद अमल में आया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान कायम है, हमेशा कायम और दायम रहेगा इंशाल्लाह। मैली आंख से भी देखने की कोशिश ना करना, तुम लोगों की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। तुम लोग की आंखें निकालना हम अच्छे तरीके से जानते हैं, तो तुम लोग के जो झूठे दावे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के और आए दिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हो अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए, अब ये भी ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि तुम लोगों की हकीकत सिर्फ ये किताब है जिसका नाम है दी एंड ऑफ इंडिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अभी जो पहलगाम वाकया हुआ उसके बाद इंडिया की गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह का रवैया देखने में आ रहा है, इंतहाई इंसानियत सोज एक और वाकया की जी। कराची का 17 साल ये बच्चा अयान, जो 2 साल पहले हादसाती तौर पे गोली लगने से माजूर हो गया था और गुज़िश्ता माह वो अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया गया था इस उम्मीद पर कि वहाँ इलाज के बाद अपने पैरों पर चलकर वापस आएगा। पहलगाम वाकये के बाद भारत ने रिएक्शन क्या दिया है कि 17 साल अयान को बगैर इलाज के वापस पाकिस्तान भेज दिया है। और जुल्म की इंतहा तब हुई जब अयान की जो वालिदा हैं, इनकी मदर हैं, नबीला नाम है उनका, उनको भारत में रोक लिया गया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय शहरी हैं। ये कैसा देश है जो मासूम मरीजों को भी दुश्मन समझ बैठता है? अयान आज भी कराची में बिस्तर पर पड़ा हुआ है, उसकी माँ भारत में कैद है, एक किस्म की कैद है, वहां पे उसको रोका गया, उसके बेटे से दूरी पे उसको मजबूर किया गया और सरहद के दोनों तरफ ये अजियत एक सवाल बनकर गूंज रही है, जिसको आज मैं प्रोग्राम में उठाने की कोशिश करूंगी। क्या दुश्मनी का भी कोई उसूल नहीं होता कि जिसमें मरीजों और माओं को ही बख्श दिया जाए? मेरे ख्याल से ये जो उसूल है ना, ये 2 लोगों पर लागू नहीं होता, क्योंकि दुश्मनी में भी जो महज़िब कौमें होती हैं, जिनकी लीडरशिप महज़िब लोग कर रहे होते हैं, तो वो औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 ऐसे दरिंदे हैं, एक नेतन्याहू जो कि फ़लस्तीन में हॉस्पिटल्स पे भी बमबारी करवा रहा है और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी महफूज नहीं हैं। और इसके साथ साथ अगर हम भारत की बात कर लें, वहाँ पे नरेंद्र मोदी, जिसका नाम मैं दरिंदर मोदी सरेआम लूँगी आज, दरिंदर मोदी, वो भी बच्चों तक को नहीं छोड़ा, बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा अपना गुस्सा निकालने के लिए। इस तरह इजहार किया जाता है गुस्से का। शेम ऑन यू नरेंद्र मोदी, शेम ऑन यू। अच्छा, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अयान, जो कि इलाज के दौरान वहाँ से वापस आए हैं, और अयान के वालिद भी उनके साथ मौजूद हैं, मोहम्मद इमरान। बहुत शुक्रिया जी इमरान भाई, आपने वक्त दिया। अयान, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अयान, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप इलाज वहाँ पे करवा रहे थे, कितने दिन रह गए थे इलाज में, और जब आपको वापस भेजने का बताया गया तो आपको कैसा महसूस हुआ? डॉक्टर्स ने, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, फ़ौरन आपको भेज दिया गया दौरान इलाज? जी, मैं 25 मार्च को यहाँ से गया था। पहले पापा ने यहाँ से रखी थी, डॉक्टर ने बोला आप लेकर आए, हम चेक करके बताएंगे मरीज़ को। हम वहाँ पे गए किसी न किसी तरीके से। वहाँ पे डॉक्टर बोल रहे थे हम आपके टेस्ट वेस्ट करेंगे आगे आके। तो फिर कश्मीर में ये हादसा पेश आ गया भारत में। तो भारत हुकूमत ने बोला जो भी पाकिस्तानी आए हुए हैं वो 48 घंटों में यहाँ से सवार हो जाए। हमने बोला, जहाँ हमारी आमद लिखी आती, हमने बोला हमें थोड़ा सा टाइम देते हैं, हम इलाज कराने आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं, आप रवाना हो जाए। फिर वो बोलते हैं आपकी मदर इंडियन है। मैंने बोला जी। तो बोलते हैं आपकी मदर भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। हमने बोला हमारी आप इलाज कराने नहीं दे रहे, हमारी फैमिली को पूरा भेज दें। उन्होंने बोला नहीं, आपकी मदर बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। तो आप अपनी अम्मा को बहुत मिस कर रहे होंगे, अपनी मामा को? जी, बहुत मिस कर रहा हूँ। दोनों सरकारों से यही अपील है कि जल्द से जल्द ये मसला सॉल्व किया जाए और जो आवाम वहाँ फंसी हुई है उनको यहाँ भेजा जाए, और जो यहाँ फंसी हुई है उनको वहाँ भेजा जाए, और हमारी माँ से हमें जल्द से जल्द मिला दिया जाए। इमरान, आप कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? आपकी बेगम को वहाँ रोक लिया जाता है, बच्चा आपका 17 साल का है, टीनेजर है, वो दौरान इलाज वहाँ से वापस आ जाता है। कितना ये जुल्म किया जा रहा है इंडिया की जानिब से? क्या कहना चाहेंगे? अपने जज्बात का इजहार कैसे करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है, मैं इनका वालिद बात कर रहा हूँ। देखिए, बात ये है कि मेरे बच्चे का इलाज तो ख़राब हुआ। मैं जिस तरीके से मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, किस तरीके से मैं अपने बच्चे को लेके गया खुशी खुशी कि मेरा बच्चा व्हील चेयर पर जा रहा है और अपने पैरों पे चल के आएगा, इस खुशी से गए थे कि चलो कम खर्चे में और मतलब मैं अफोर्ड भी कर सकूँ जो हो सके वहाँ मेरे बच्चे का इलाज, इस खुशी से गए थे। वहाँ इलाज भी नहीं हो सका, और मेरे जो वाइफ है उसको भी रोक दिया गया कि वो इंडियन नेशनल थी। और फिर हम एक तो बच्चे का इलाज गया, वो नहीं हो सका। वो हमें बहुत गहरा दुख कि हम अभी डॉक्टर को दिखाई रहे थे, वहाँ बातचीत चली रही थी। वो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कश्मीर में हादसा हुआ उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने 48 घंटे का टाइम दिया कि जितने पाकिस्तानी हैं वो यहाँ से चले जाएं। ये हमारी टेंशन कि हम को अब और हमारा जो वीज़ा था वो रद्द किया जाता है। हम बड़ी टेंशन में आ गए कि क्या करें। फिर ऊपर से टेंशन ये हमारे को दे दी गई कि आपकी जो वाइफ है वो नहीं जा सकती, वो इंडियन नेशनल है। अभी बताएं कि मेरे बच्चों को जो है अपनी माँ से जुदा कर दिया, बढ़ गए। सरहदें तो हमने सुनी थी, अब इंसानों को भी बांट दिया। बहुत शुक्रिया अयान और अयान के वालिद मोहम्मद इमरान साहब। अयान, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।